गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 यानी पार्ट 3 कंपनी का वार्षिक हिसाब, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है पार्ट 2 का कंपनी का वार्षिक हिसाब, वो सीख रहे थे। अलग अलग वीडियो के माध्यम से, लाइव लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको कंपनी के पक्की तलपट का नमूना, कंपनी के लाभ हानि पत्रक का नमूना और लास्ट वीडियो में हमने स्वाध्याय का प्रश्न 3 शुरू किया था। स्वाध्याय के प्रश्न 3 में दोस्तों क्या करना है वो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। यस, ये प्रश्न है, इसमें अलग अलग खातों का नाम दिया हुआ है, उसका आपको पक्की तलपट में कैसे दर्शाएंगे, यानी पक्की तलपट का उसका मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक लिखना है। तो ये आपके प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद कल हमने कहाँ तक कर लिया था दोस्तों? तो कल हमने इसका 8 तक पूरा कर लिया था, वो भी आपको दिखाई देगा। यस, 8 तक पूरा करने के बाद आज हम बाकी का करने वाले हैं। कल मैंने कहा था आपको कि आप पक्की तलपट के नमूने को एक बार अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है वो पक्की तलपट के नमूने से संबंधित है। ऐसे तो आपको दोनों ही नमूना बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह से याद होगा तभी इस पाठ को आप सीख पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो क्वेश्चन है वो पक्की तलपट से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले सवाल शुरू करने से पहले आज मैं आपको ये सवाल पूरा करवा दूंगा। ये देख सकते हैं 9 नंबर से लेकर 30 नंबर तक सभी विवरण, सभी नाम लिख लिए हैं मैंने। उसका मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, फिर से वापस 21 से लेकर 30 तक के नाम है, मुख्य शीर्षक, उपशीर्षक, यानी आज ये क्वेश्चन हम पूरा करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों इस प्रश्न की तरह आप उदाहरण नंबर 1 से 7 तक के सभी उदाहरण को ट्राई कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो विवरण है इसमें 30 है तो उसमें कम ही दिया हुआ है, 10, 12, 13 ऐसे दिए हुए हैं। अगर कोई आपको नहीं आएगा तो उदाहरण है वो नीचे उत्तर में देख सकते हैं, उसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सब अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उपशीर्षक के अंतर्गत क्या आता है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मैं कंपनी के पक्की तलपट के नमूना को आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, कंपनी के पक्की तलपट में 2 मुख्य शीर्षक होते हैं, एक इक्विटी और दायित्व और दूसरा संपत्तियां। पहला क्या होता है? इक्विटी और दायित्व और दूसरा संपत्तियां। ये 2 मुख्य शीर्षक होते हैं। इसका मतलब फिक्स हो गया कि यहाँ पे जब भी लिखने की बारी आएगी मुख्य शीर्षक के अंतर्गत, यहाँ पर या तो यहाँ पर जब भी लिखने की बारी आएगी तो 2 में से ही कोई एक नाम आएगा, या तो इक्विटी और दायित्व और दूसरा संपत्तियां। यानी खाली आपको इतना मालूम पड़ रहा है कि ये दायित्व है तो इक्विटी दायित्व, इतना मालूम पड़ रहा है कि संपत्ति है तो संपत्तियां। उसके बाद शीर्षक कितने होते हैं? तो इन 2 मुख्य शीर्षक में 5 शीर्षक होते हैं। शीर्षक कितने होते हैं? 5। इक्विटी दायित्व वाले साइड पे 3 और संपत्ति वाले साइड पे 2। 5 शीर्षक कौन कौन से हैं? तो पहला शीर्षक है शेयर धारकों का भंडोल, या उसको कह सकते हैं शेयर धारकों का फंड भी कह सकते हैं। दूसरा है बिन चालू दायित्व, तीसरा है चालू दायित्व, चौथा है बिन चालू संपत्ति और 5वां है चालू संपत्ति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। इस तरह से 5 शीर्षक है और 19 उपशीर्षक है। पहले वाले में 2, फिर 3, 4, 5, 6 ऐसे। तो कौन कौन से उपशीर्षक है? तो शेयर धारकों के भंडोल में 2 है, शेयर पूंजी, अनामत और आधिक्य। बिन चालू दायित्व में 3 है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिन चालू दायित्व में जो 3 है उसी की तरह चालू दायित्व में भी 3 है। तो बिन चालू दायित्व में 3 कौन कौन सा है? तो पहला दीर्घकालीन उधारली रकम, दूसरा दीर्घकालीन प्रावधान और तीसरा अन्य दीर्घकालीन या अन्य बिन चालू जिम्मेदारी या दायित्व। उसके बाद चालू दायित्व में भी 3 इसी की तरह, बस दीर्घकालीन की जगह अल्पकालीन बोलना है। तो उसमें पहला था दीर्घकालीन उधारली रकम, तो चालू दायित्व में पहला क्या होगा? अल्पकालीन उधारली रकम। उसमें दूसरा क्या था? दीर्घकालीन प्रावधान, तो चालू दायित्व में दूसरा क्या होगा? अल्पकालीन प्रावधान। उसमें तीसरा क्या था? अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, तो इसमें तीसरा क्या होगा? अन्य अल्पकालीन या अन्य चालू जिम्मेदारी। ठीक है। और चौथा एक अलग से क्या था? व्यापारी देना। चलिए, संपत्तियों में जाते हैं। संपत्तियों में पहला मुख्य शीर्षक संपत्ति था और शीर्षक था पहला संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति, स्थायी में दृश्य और अदृश्य। उसके बाद बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन धिरान। उसके बाद अन्य बिन चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में भी इसकी तरह ही दीर्घकालीन लोन धिरान की जगह अल्पकालीन लोन धिरान, बिन चालू विनियोग की जगह चालू विनियोग, अन्य बिन चालू संपत्ति की जगह अन्य चालू संपत्ति। उसके अलावा माल सामग्री, रोककर और रोककर समकक्ष और व्यापारी लेना। तो ये पक्की तलपट का मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक मैंने समझा दिया।
अब मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा कि इसके अंदर अंदर का भी आपको बताऊं। तो सबसे पहला वाला जो था शेयर धारकों के बंडल, उसमें शेयर पूंजी के अंदर दोस्तों क्या क्या आएगा, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस शेयर जब्ती माइनस बाकी हफ्ता। अनामत आदि के अंदर कोई भी अनामत, उसके अलावा प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम जिसे आप कहते हैं, और लाभ हानि की उधार बाकी या जमा बाकी। अगर जमा बाकी हुई तो प्लस में, उधार बाकी हुई तो माइनस में। उसके बाद बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधारी रकम में सार्वजनिक डिपॉजिट, बॉन्ड, डिवेंचर या बैंक लोन। दीर्घकालीन प्रावधान में कर्मचारियों से जुड़ा हुआ प्रावधान, कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुटी फंड, कामदार लाभ भाग फंड। इस तरह से कर्मचारियों से जुड़ा हुआ जो दायित्व होगा वो दीर्घकालीन प्रावधान में आएगा। अन्य दीर्घकालीन जवाबदारी में डिवेंचर वापसी प्रीमियम, शेयर वापसी प्रीमियम या प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम, वो अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में आएगा। अल्पकालीन उधारी रकम में 12 मास से कम समय के लिए लिया लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, वो सब आएगा। अल्पकालीन प्रावधान में करवेरा का प्रावधान, वो अल्पकालीन प्रावधान के अंतर्गत आएगा। उसके बाद व्यापारी देना में लेनदार और देनी हुंडी, और अन्य चालू जिम्मेदारी में चुकाना बाकी खर्च या अग्रिम प्राप्त आय या 12 मास से कम समय में भुगतान पात्र या चुकाना बाकी। उसके बाद बिन चालू संपत्ति में, यानी संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति, उसमें स्थायी में, दृश्य में जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, मोटर कार, वो सब दृश्य में। अदृश्य में ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी। लाइसेंस और फ्रेंचाइजी दो नए नाम जुड़ रहे हैं, वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद बिन चालू विनियोग में 12 मास से अधिक समय का विनियोग होगा या डिवेंचर वापसी अनामत का विनियोग होगा तो बिन चालू विनियोग में आ जाएगा दोस्तों। दीर्घकालीन लोन धिरान में याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, और इस तरह से ये 3 प्रकार के डिपॉजिट उसमें आएंगे दोस्तों। कस्टम डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट और कस्टम डिपॉजिट, वो दीर्घकालीन लोन धिरान में। अन्य बिन चालू संपत्ति में 12 मास से अधिक समय के लिए अपलिखित कोई भी डिवेंचर बट्टा या कोई भी दूसरी संपत्तियाँ। चालू संपत्ति में माल सामग्री में कोई भी स्टॉक, फुटकर भाग, रोककर समकक्ष में रोककर शेष, बैंक शेष। व्यापारी लेना में देनदार, लेनी हुंडी। चालू विनियोग में 12 मास से कम समय के लिए विनियोग। अन्य चालू संपत्ति में अग्रिम चुकाया खर्च, मिलना बाकी आय या 12 मास से कम समय के लिए अपलिखित कोई भी संपत्ति या कोई भी खर्च। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पक्की तल पर मैंने समझाया, आप भी उसे एक बार और अच्छी तरह से याद करिएगा तो हम कर सकेंगे। चलिए अब इस सवाल को पूरा कर लेते हैं हम। सबसे पहला है डिवेंचर बट्टा आने वाले वर्ष में अपलिखित। आने वाले वर्ष में अपलिखित, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 12 मास से कम समय में अपलिखित। 12 मास से अधिक समय में अपलिखित होता तो अन्य बिन चालू संपत्ति होता। 12 मास आने वाले वर्ष मतलब 12 मास से कम ही समय हो गया तो वो क्या कहलाएगा, अन्य चालू संपत्ति। तो अन्य चालू संपत्ति, तो पहले मुख्य शीर्षक में क्या आएगा, संपत्तियां। शीर्षक में क्या आएगा, चालू संपत्ति, और उस शीर्षक में क्या आएगा दोस्तों, अन्य चालू संपत्ति। अब फटाफट हो जाएगा दोस्तों, बस आपको याद रहना चाहिए। अग्रिम प्राप्त हफ्ता, अग्रिम प्राप्त वर्ड क्या है, अग्रिम प्राप्त। मैंने बताया था अग्रिम प्राप्त कोई भी होगा तो किसमें आएगा, अन्य चालू दायित्व में। ये पहले से 11वीं से भी आप जानते हैं कि दायित्व में आता है अग्रिम प्राप्त आय, तो अग्रिम प्राप्त हफ्ता है तो अन्य चालू दायित्व में आएगा। दायित्व की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विटी और दायित्व। इक्विटी और दायित्व में फिर शीर्षक क्या होगा, चालू दायित्व, और चालू दायित्व के अंदर अन्य चालू दायित्व। ये 10 हो गया आपका। रोककर नाम ही है, रोककर, तो आप समझ ही गए कि संपत्ति है, कंफर्म। 11वीं से आपको पता है कि रोककर संपत्ति है। संपत्ति में कौन सी संपत्ति है, चालू संपत्ति, वो भी पहले से ही आपको पता है, लेकिन उसमें कौन सा शीर्षक वो आपको नहीं पता, वो नया। तो अभी हमने सीखा है रोककर किसमें आएगा, रोककर और रोककर समकक्ष में। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे संपत्तियां। संपत्तियों में कौन सी संपत्ति, चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में कौन सा, रोककर रोककर समकक्ष, रोककर रोककर समकक्ष उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड किसको दिया जाता है, कर्मचारियों के लिए होता है। कर्मचारियों के प्रति जो दायित्व होता है वो किसमें आता है, दीर्घकालीन प्रावधान में। और ये दायित्व है, सबसे पहले तो प्रोविडेंट फंड दायित्व है तो यहाँ पे आएगा इक्विटी दायित्व। इक्विटी दायित्व में कैसा दायित्व है, तो लंबे समय का दायित्व है, यानी बिन चालू दायित्व। और बिन चालू दायित्व में क्या है दोस्तों, तो बिन चालू दायित्व में वो दीर्घकालीन प्रावधान है। क्या है दोस्तों, दीर्घकालीन प्रावधान। पीछे इसका आंसर पुरानी बुकों में गलत दिया हुआ है तो आप दीर्घकालीन प्रावधान ही लिखिएगा, ठीक है।
उसके बाद डिवेंचर, आपको अच्छे से मालूम है दीर्घकालीन उधार ली रकम, उसमें आता है डिवेंचर। डिवेंचर हमारे लिए दायित्व है, तो फिर से इक्विटी दायित्व। और इक्विटी दायित्व में कैसा, बिन चालू दायित्व। और बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन उधार ली रकम। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, दीर्घकालीन उधार ली रकम। उसके बाद ट्रेडमार्क, आपको मालूम ही है अदृश्य संपत्ति है, तो ट्रेडमार्क संपत्ति है, तो सबसे पहले यहाँ पे मुख्य शीर्षक में क्या आएगा, संपत्तियां। संपत्तियां में कैसी संपत्ति, बिन चालू संपत्ति। और बिन चालू में कैसी, स्थायी अदृश्य, स्थायी संपत्ति, और स्थायी में भी कैसी, अदृश्य। ओके। उसके बाद है फुटकर भाग। फुटकर भाग या फुटकर औजार किस में आता है दोस्तों, माल सामग्री में। माल सामग्री किस शीर्षक में आता है, चालू संपत्ति में। और चालू संपत्ति जो है वो किस मुख्य शीर्षक में आता है, तो संपत्तियां। तो सबसे पहले यहाँ संपत्तियां, संपत्तियों में कैसी संपत्ति, तो चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में किसके अंदर आता है फुटकर भाग, तो माल सामग्री में। मैंने आपको समझाया हुआ है, अभी मैंने आपको रिवीजन भी करवाया, उसमें भी बताया मैंने कि माल सामग्री के अंतर्गत आता है फुटकर कोई भी स्टॉक और फुटकर औजार या फुटकर भाग। उसके बाद लोन, आने वाले वर्ष में भुगतान पात्र। भुगतान पात्र मतलब चुकाना बाकी, आने वाले वर्ष में हम चुकाएंगे, तो अन्य चालू दायित्व में आएगा। तो सबसे पहले इक्विटी दायित्व। इक्विटी दायित्व में चालू दायित्व। आने वाले वर्ष में दोस्तों, इसका आने वाले वर्ष लिखा हो या 12 मास, आने वाले 12 मास लिखा हो, इसका मतलब समझ जाइए कि 12 मास से कम समय। तो भुगतान पात्र ऐसा वर्ड लिखा होगा तो अन्य चालू दायित्व में आएगा, और अपलिखित वर्ड लिखा होगा तो अन्य चालू संपत्ति में आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि आने वाले वर्ष में या आने वाले 12 मास से पहले चालू दायित्व में भी कौन सा दायित्व, अन्य चालू दायित्व, जिसको अन्य अल्पकालीन जिम्मेदारियां भी कहते हैं, लेकिन उसको हम ज़्यादा अन्य चालू दायित्व के नाम से ही जानते हैं, तो अन्य चालू दायित्व। उसके बाद देनी हुंडी, आपको पता है देनी हुंडी दायित्व है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिख देंगे इक्विटी दायित्व। उसके बाद आपको ये भी पता है कि कौन सा दायित्व है, तो चालू दायित्व है, तो चालू दायित्व। अब चालू दायित्व में किसके अंतर्गत आता है, तो व्यापारी देना। व्यापारी देना में आता है दोस्तों लेनदार और देनी हुंडी, तो व्यापारी देना। उसके बाद सामान्य अनामत, लिखा ही हुआ है अनामत, तो अनामत और आधिक्य में, अनामत और आधिक्य किस में आता है, तो शेयर धारकों के भंडोल में। और शेयर धारकों भंडोल का मुख्य शीर्षक क्या है, तो इक्विटी और दायित्व। तो सबसे पहले इक्विटी दायित्व, उसके बाद शेयर धारकों का फंड, शेयर धारकों का फंड, और उसके अंदर शेयर धारकों के फंड में शेयर पूंजी में, सॉरी अनामत और आधिक्य में, अनामत आधिक्य। शेयर धारकों के फंड में दोस्तों उसके में किसमें, अनामत और आधिक्य में कोई भी अनामत आता है। उसके बाद है सार्वजनिक डिपॉजिट, ये नाम भी मैंने आपको बहुत बार रिपीट किया हुआ है, सार्वजनिक डिपॉजिट। याद कीजिए किसमें, दीर्घकालीन उधार ली रकम में। मैंने आपको बताया था सार्वजनिक डिपॉजिट, बॉन्ड और डिबेंचर। तो दीर्घकालीन उधार ली रकम मतलब किसमें, बिन चालू दायित्व में। बिन चालू दायित्व का मुख्य शीर्षक क्या है, इक्विटी और दायित्व। तो यहाँ पे इक्विटी दायित्व, इक्विटी दायित्व में कौन से शीर्षक में, तो बिन चालू दायित्व। और बिन चालू दायित्व में दीर्घकालीन उधार ली रकम, दीर्घकालीन उधार ली रकम। उसके बाद दोस्तों देनदार, देनदार संपत्ति है, संपत्ति में चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति के अंदर किसके अंतर्गत आता है, व्यापारी लेना में। तो सबसे पहले संपत्ति है, तो यहाँ पे मुख्य शीर्षक संपत्तियां। अब संपत्तियों में कौन से संपत्ति में, बिन चालू के चालू, तो चालू संपत्ति। और चालू संपत्ति में किसके अंतर्गत, व्यापारी लेना, व्यापारी लेना। तो ये आपका दोस्तों 20 तक हो गया, 21 से यहाँ से है। पेटेंट आपको अच्छी तरह से मालूम है अदृश्य संपत्ति है, और अदृश्य में स्थायी, स्थायी में बिन चालू संपत्ति, और बिन चालू संपत्ति का मुख्य शीर्षक क्या होगा, संपत्तियां। यहाँ संपत्तियां, संपत्तियों में कैसी संपत्ति, तो बिन चालू संपत्ति। और बिन चालू संपत्ति में स्थायी, और स्थायी में भी कैसा, तो अदृश्य।
उसके बाद बाकी हफ्ता, चुकाना बाकी हफ्ता ऐसा लिखा होता तो अन्य चालू दायित्व में आता, लेकिन बाकी हफ्ता याद कीजिए शेयर पूंजी के अंतर्गत आता है। इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद प्लस शेयर जब्ती माइनस बाकी हफ्ता, याद होगा आपको तो उस हिसाब से ये आएगा इक्विटी दायित्व। इक्विटी दायित्व में शेयर धारकों का फंड, शेयर धारकों के फंड में शेयर पूंजी में से घटाएंगे, शेयर पूंजी में से घटाएंगे। आपको याद होगा तो मैंने लिखवाया था शेयर पूंजी के अंतर्गत इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर माइनस बाकी हफ्ता प्लस शेयर जब्ती, तो इसलिए बाकी हफ्ता को शेयर पूंजी में से घटाएंगे, ऐसा उपशीर्षक में हम लिखेंगे। उसके बाद डिवेंचर वापसी विनियोग, डिवेंचर वापसी अनामत की विनियोग, विनियोग लिखा हुआ है मतलब दो जगह पे आ सकता है, एक बिन चालू विनियोग और एक चालू विनियोग। विनियोग लिखा है तो दो जगह पे आ सकता है, एक बिन चालू विनियोग और एक चालू विनियोग, लेकिन यहाँ पे डिवेंचर वापसी अनामत के विनियोग है। डिवेंचर वापसी अनामत दीर्घकालीन दायित्व में आता है डिवेंचर वापसी, और उस अनामत का विनियोग अगर हम कर रहे हैं तो वो लंबे समय के लिए होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, बिन चालू विनियोग कहलाएगा। तो बिन चालू विनियोग यानी संपत्तियां, संपत्तियों में कैसी संपत्ति, तो बिन चालू संपत्ति, और बिन चालू संपत्ति में कैसा विनियोग, तो बिन चालू विनियोग। सबसे पहले विनियोग लिखा है मतलब ये आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि विनियोग में आएगा। विनियोग दो है, एक बिन चालू विनियोग और एक चालू विनियोग। तो ये जो डिवेंचर वापसी प्रीमियम जो होता है वो दायित्व में आता है, वो भी दीर्घकालीन, अन्य दीर्घकालीन दायित्व में आता है। तो दीर्घकालीन दायित्व का मतलब लंबे समय के लिए, और उस अनामत का अगर हम विनियोग करते हैं तो वो भी लंबे समय के लिए होगा, तो इसलिए वो किस में आएगा, बिन चालू विनियोग में आएगा। थोड़ा आपको ट्रिक लगाना है। 12 मास से अधिक समय का विनियोग तो मैंने लिख पाया था, तो 12 मास से अधिक समय का होता है, 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा होता है। फुटकर भाग, फुटकर भाग किस में आएगा, माल सामग्री में। माल सामग्री किस में आता है, चालू संपत्ति में, और चालू संपत्ति किस में आएगा, संपत्तियां में, तो यहाँ संपत्तियां। उसके बाद चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में किस में, तो माल सामग्री। उसके बाद लाइसेंस, मैंने आपको कहा था ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये तो आपको पता ही था। उसके अलावा लाइसेंस और फ्रेंचाइजी ये अदृश्य संपत्ति है, तो अदृश्य संपत्ति है तो पहले संपत्तियां, संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति, और बिन चालू संपत्ति में स्थायी, और स्थायी में अदृश्य। उसके बाद दोस्तों अंतिम स्टॉक, स्टॉक कोई भी हो तो माल सामग्री में आता है। माल सामग्री किस में आता है, चालू संपत्ति में, और चालू संपत्ति का मुख्य शीर्षक क्या है, तो संपत्तियां। संपत्तियों में चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में माल सामग्री। तो अगर आप भी अच्छे से याद करेंगे तो आपको भी आसानी से आ जाएगा। बैंक शिल्लक, रोककर शेष या बैंक शेष कोई भी हो किस में आता है, रोककर और रोककर समकक्ष में, तो वो चालू संपत्ति के अंतर्गत आता है, और चालू संपत्ति का मुख्य शीर्षक है संपत्तियां। संपत्तियों में चालू संपत्ति, और चालू संपत्ति में रोककर और रोककर समकक्ष, रोककर और रोककर समकक्ष, रोककर और रोककर समकक्ष। उसके बाद लाभ हानि का आधिक्य लिखा ही हुआ है, लाभ हानि का आधिक्य, आधिक्य वर्ड लिखा है तो आपको याद आना चाहिए अनामत और आधिक्य। अनामत और आधिक्य किस में आता है, शेयर धारकों के फंड में, और शेयर धारकों का फंड का मुख्य शीर्षक क्या है, तो इक्विटी और दायित्व। तो इक्विटी दायित्व, उसके बाद शीर्षक क्या आएगा, शेयर धारकों का फंड, शेयर धारकों का फंड, और शेयर धारकों के फंड में अनामत और आधिक्य। जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखा है आधिक्य का मतलब होता है वृद्धि, लाभ हानि की वृद्धि, मतलब वो प्लस में ही रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अनामत और आधिक्य। उसके बाद बिजली कंपनी में डिपॉजिट, थोड़ा हिंदी में लिखा है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, तो वही है इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट। तो किस में आता है, तो दीर्घकालीन लोन धिरान। दीर्घकालीन लोन धिरान किस में आता है, बिन चालू संपत्ति में। तो बिन चालू संपत्ति का मुख्य शीर्षक क्या होगा, संपत्तियां। संपत्तियों में बिन चालू संपत्ति, और बिन चालू संपत्ति में दीर्घकालीन लोन धिरान, दीर्घकालीन लोन धिरान। उसके बाद दोस्तों लास्ट है
प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम, शेयर वापसी कोई भी प्रीमियम हो, चाहे इक्विटी शेयर वापसी प्रीमियम हो या प्रेफरेंस शेयर वापसी प्रीमियम हो, किसमें आता है? अन्य बिन चालू दायित्व में या अन्य दीर्घकालीन दायित्व, उसी को बोलते हैं अन्य बिन चालू दायित्व। तो किसका मुख्य शीर्षक क्या होगा? इक्विटी दायित्व। इक्विटी दायित्व में बिन चालू दायित्व और बिन चालू दायित्व में अन्य दीर्घकालीन दायित्व या अन्य बिन चालू दायित्व, या उसको गैर चालू दायित्व भी कहते हैं दोस्तों। बिन चालू को गैर चालू भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा एक बड़ा प्रश्न जो कि थियरी से यानी एक तरह से नमूने से संबंधित था, यानी आपने नमूने को अच्छी तरह से याद किया होगा तो ये प्रश्न आपको आसान लगेगा। ये प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रश्न को सीखने से आप नमूने को के शीर्षक उपशीर्षक को अच्छी तरह से जान जाएंगे, याद कर लेंगे, तो आपको बड़े सवाल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अभी प्रश्न नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको तो आपको पूरा करना ही है। साथ ही साथ आप होमवर्क के रूप में उदाहरण नंबर 1 से लेकर 7 तक, बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों, अगर आपने नमूना अच्छी तरह से याद किया होगा तो उदाहरण ही है 1 घंटे या 1.5 घंटे के समय में या मैक्सिमम 2 घंटे के समय में आप उदाहरण नंबर 1 से 7 तक कर सकते हैं। सब मिलाकर उसमें 50-60 नाम दिए होंगे, वो सब इक्विटी मतलब पक्की तलपट और हो सकता है तो लाभ हानि पत्रक से संबंधित होंगे। तो इसके लिए पहले आप नमूना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नमूना में मुख्य शीर्षक, शीर्षक, उपशीर्षक, उसके अंदर आने वाली विगत, इन सबको अच्छी तरह से याद करेंगे तो आप उन सब उदाहरणों को भी अच्छी तरह से कर लेंगे। थैंक यू सो मच।